जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्विक रिवीजन सीरीज का आज हमारा ये सेकंड टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था नेशनल इनकम के बारे में, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे CGPSC प्री सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के सेट सी का ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट नेशनल इनकम से रिलेटेड था। सेट सी में क्वेश्चन नंबर 23। अगर आप हमारे पिछले सेशन के इस सीरीज के पहले वीडियो नेशनल इनकम को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम से ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि उसमें नॉर्मली जो फॉर्मूला बताया गया था उसी फॉर्मूले को उठा करके डायरेक्ट पूछा जाता है। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देखिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसी के सीक्वेंस में आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब यह है कि जो हम पे कर रहे हैं उसका बैलेंस। ये तो बहुत सिंपल सा टर्म हो गया, लेकिन नहीं, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये है क्या चीज और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली 3 अकाउंट को हम कंसीडर करते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल रिलेशन है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे इंडिया का जो डोमेस्टिक रिलेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उससे रिलेटेड हम 3 अकाउंट को आज डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि पहला है ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत आएगा। फिर है सेकंड हमारा करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये 3 अकाउंट से मिल करके हम जब इन तीनों अकाउंट से हम कैलकुलेशन करेंगे, इसमें आने वाले कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, तो उन सभी कंटेंट्स को मिलाकर के हम कह सकते हैं एक सिंपल टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि हम इस दुनिया में अकेले आइसोलेटेड नहीं है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है या फिर सेंटिनेलीज आइलैंड है, वैसे हम आइसोलेटेड नहीं है। हम किसी न किसी रूप में पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उसे हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे फॉरेन कंट्रीज से, और हमारे यहाँ बने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, तो उन चीज़ों का लेखा जोखा कहलाएगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं या फिर कैपिटल हो सकते हैं। तो जब भी हम गुड्स की बात करेंगे तो आएगा ट्रेड अकाउंट में, सर्विसेज की बात करेंगे प्लस गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे तब आएगा करेंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। पहले ट्रेड अकाउंट को देखते हैं। ट्रेड अकाउंट में हम उन सभी चीजों को कंसीडर करेंगे जिसमें हम गुड्स के, ओनली गुड्स, जिसे हिंदी में माल कहा जाता है, इनके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात होगी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि ट्रेड अकाउंट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे, सिर्फ गुड्स ओनली, गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इधर गुड्स और सर्विसेज, इस तरह के कोडिंग्स बन सकते हैं। तो ट्रेड अकाउंट में ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कंसीडर किया जाता है, उन्हें राइट डाउन किया जाता है। अब हमें देखना होगा कि अगर हमारा एक्सपोर्ट, इसमें 2 कंडीशन बन सकते हैं, दो मेजर कंडीशन बन सकते हैं, एक न्यूट्रल कंडीशन बन सकता है। एक हो सकता है कि हमारा एक्सपोर्ट एक्सीड कर जाए इंपोर्ट से, मतलब कि हम जितना बेच रहे हैं उससे कम खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट को हम इंग्लिश में बोलते हैं, इकोनॉमिक के टर्म में बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस मुनाफा, लाभ। तो अगर ट्रेड अकाउंट में हमें सरप्लस हो रहा होगा तो हम उसे ट्रेड सरप्लस कहेंगे। और इसी का अपोजिट हो सकता है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाए इंपोर्ट से,
इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होने लगे एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। जैसे कि अभी इंडिया का प्रेजेंट सिचुएशन है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट होता है एनर्जी का। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पेट्रोलियम, जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, वहाँ से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वहाँ वेस्ट हो रहा है। इस कंडीशन को हम कहेंगे डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, दो टर्म हो गए, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। दोनों का कंडीशन क्या है? जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तब ट्रेड सरप्लस, जो कि अभी कंडीशन नहीं है, और ट्रेड डेफिसिट जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा इंपोर्ट के कंपैरिजन में, मतलब हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे होंगे, तो हो जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिट। और इसी का एक और हो सकता है न्यूट्रल कंडीशन, जब हमारा एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट हो जाए। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकता है, बट उसको हमें कंसिडर यहाँ पर नहीं करना है। अगर ट्रेड सरप्लस है तब तो हम विन विन सिचुएशन में हैं, जैसे कि चाइना के साथ होता है। चाइना वर्ल्ड में अभी ग्लोबल हब, मार्केटिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। सबसे ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो जाकर के डंपिंग करना स्टार्ट कर चुका है। मार्क माई वर्ड्स, आई एम सेइंग द डंपिंग वर्ड। अच्छे प्रोडक्ट्स को यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन, यूएसए में जाकर के सेल कर रहे हैं वो, और जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इंडिया में आकर डंप कर रहे हैं। तभी यहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट हमें सस्ते में देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में है तो कंट्री हमेशा विन विन सिचुएशन में है, वो आगे ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर इंडिया डेफिसिट में है तो फिर उसे कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ताकि इस डेफिसिट को किसी तरीके से कंपनसेट किया जा सके। और जब इस डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, सामने आकर के इस डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेगी, तब हम उसे कहेंगे ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी मतलब अलग अलग वो पॉलिसीज बनाएगी कि किस तरीके से इस डेफिसिट को हम कम कर सकें, तो वो कहलाएगा ट्रेड पॉलिसी। जैसे कि 2014 में हम देखते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया गया। बेसिकली वो इसी का पार्ट था, ट्रेड पॉलिसी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी तरीके से, जिस तरह चाइना अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया, विनिर्माण का हब बनाया, उसी तरीके से इंडिया को भी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की कोशिश की जाएगी इस मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर। और फिर उसके लिए फिर अलग अलग उस मेक इन इंडिया कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फिर से हमने स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग प्रोग्राम्स, स्कीम्स को लॉन्च किया गया। उसका मेन मोटो था इस ट्रेड डेफिसिट को हमें डिक्लाइन करना हो। तो ये था हमारा ट्रेड अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कॉमर्स वाले बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होना ना कि ट्रेड अकाउंट क्या ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही है। ट्रेडिंग अकाउंट हम जो अकाउंटिंग में करते हैं 11th 12th और ग्रेजुएशन में, कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये उससे डिफरेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है एक इंडिविजुअल फर्म का, किसी प्रोपराइटर का, बट यहाँ पर हम नेशन की बात कर रहे हैं, उसका ट्रेड अकाउंट होता है। अब आते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट अगर देखा जाए तो हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है बैंकिंग सेक्टर में, जो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के रूप में हम जानते हैं। बैंकिंग सेक्टर में तो वो करेंट अकाउंट नहीं है जिस पर नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हम देखे थे। बैंकिंग सेक्टर में 3 तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट, और तीसरा बनता है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, FD। ये वो करेंट अकाउंट नहीं है। हम यहां पर बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक के अंडर एक मेजर टॉपिक करेंट अकाउंट, जिसमें कंट्री अपने गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को राइट डाउन करती है। ये है करेंट अकाउंट। इसमें हम
एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्राइवेट रेमिटेंसेस एंड ट्रांसफर्स। यहां पर हो रहा था ट्रेड अकाउंट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, बट यहां पर होगा गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, दोनों का अकाउंटिंग। यह है हमारा करेंट अकाउंट में। फिर से इसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं। यह हमारा टॉपिक नहीं है बैंकिंग सिस्टम का, यह सिर्फ एक नॉलेज के लिए था। एक हो सकता है करेंट अकाउंट सरप्लस और दूसरा हो सकता है करेंट अकाउंट डेफिसिट। सेम ऐसे ही एक तीसरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख सकते हैं, बट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। करेंट अकाउंट सरप्लस एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट। जनरली हम जो न्यूज़ में सुनते हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया, इतना % हो गया, ऐसा है वैसा है, वो यहीं से है कि जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज के अकाउंट में सरप्लस या डेफिसिट की बात करेंगे, इसका मतलब सीधा सा होगा कि जब हमारा एक्सपोर्ट एक्सीड कर जाएगा इंपोर्ट से और यहां पर एक्सपोर्ट कम रहेगा हमारा इंपोर्ट से। ये सिचुएशन करेंट अकाउंट सरप्लस एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट। इसमें हम बात कर रहे हैं प्राइवेट रेमिटेंसेस की। मतलब जो भी इंडियन, अगर इंडिया कंटेक्स्ट में बात करें, एनआरआईज या फिर इंडियन ओरिजिन्स जो अब्रोड में जा करके अपना सर्विस रेंट करते हैं, वहां पर जाकर के किसी भी तरीके की सर्विस रेंट कर रहे होंगे, सेवाएं दे रहे होंगे और उस सर्विस के बदले उन्हें कोई रिटर्न मिल रहा होगा, कैश में या फिर काइंड में, जनरली कैश में। तो उस कैश को जब वो इंडिया में ट्रांसफर करेंगे अपने रिलेटिव्स के यहाँ, वो कहलाता है प्राइवेट रेमिटेंसेस। उन सब का भी अकाउंटिंग इस करेंट अकाउंट में किया जाता है। अब सवाल उठता है कि करेंट अकाउंट को बनाएगा कौन? तो करेंट अकाउंट को बनाने वाली एजेंसी है, मेंटेन करने वाली एजेंसी है RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने पर RBI इसे मेंटेन करती है और वही बताती है कि हर साल इसका रिपोर्ट देती है कि हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट था या फिर सरप्लस में था। वंस अगेन अगर सरप्लस में है तो विन विन सिचुएशन, मतलब कि ग्रो कर रही है कंट्री, और अगर डेफिसिट में है तो फिर इसे रिफॉर्म करने की जरूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लेबर को यहाँ पर क्रिएट किया जाए और उन्हें फॉरेन में भेजा जाए ताकि वहाँ से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस ट्रांसफ़र करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हमें वहाँ से कैपिटल, उस कैपिटल से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो। इस तरीके से हम इस डेफिसिट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो कुछ हद तक इस डेफिसिट को सही माना जाता है, कुछ हद तक, इतना जितना कि वो इमीडिएटली उसे मीट कर सके, बट ये हमेशा ये सिचुएशन नहीं हो सकता। तो अगर आपको स्टेटमेंट देखने को मिले कि करेंट अकाउंट डेफिसिट इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तो इसका मतलब है कि वो हर सिचुएशन में उस स्टेटमेंट को सही मान रहा है, जो कि गलत होगा। अगर बोला जाए अप टू सर्टेन लेवल द करेंट अकाउंट डेफिसिट वुड बी गुड फॉर ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी, तब उस कंडीशन को हम ट्रू मानेंगे। तो कोडिंग के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। करेंट अकाउंट डेफिसिट कुछ हद तक सही होता है, ठीक होता है किसी इकोनॉमी के लिए। श्रीलंका की बात करें तो उसका ये डेफिसिट काफ़ी हद तक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी मेजरली डिपेंड कर रही थी इनकम में,
इनकम कौन से इनकम? जो टूरिस्ट वहाँ जा करके विजिट करते थे, तो उनका जो टूरिज्म इंडस्ट्री था वो कोलैप्स किया कोविड की वजह से, जिसकी वजह से उनका जो मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन रिजर्व था या फिर इनकम का जो मेजर सोर्स था वो ऑल ऑफ अ सडन पॉज हो गया, रुक गया, जिसकी वजह से उनका करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल ऑफ अ सडन ग्रेट हाइट तक बढ़ता चला गया। तो करंट से रिलेटेड इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सीधा सा कहने का मतलब यह है कि हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी बात करेंगे। इसमें 3-4 चीजों को हमें समझना होगा। एक है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पर जब हम बात कर रहे थे करंट अकाउंट में, तब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे थे जो माइक्रो लेवल पे होता था। माइक्रो लेवल कहने का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, चाहे वो सर्विसेज हो या फिर प्रोडक्ट्स हों, उनका हम यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होंगे। एक हो गया हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक हो जाएगा हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देन एक्सटर्नल बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में जो हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं उन पर इन्वेस्टमेंट्स। सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट, देन एक्सटर्नल लैंडिंग एंड बोरोइंग, चाहे फॉरेनर्स हमारे यहाँ से लैंड करें या बोरो करें, हमारे यहाँ अगर लैंड करें या फिर हमारे यहाँ से बोरो करें, या फिर इंडियंस बाहर जा करके लैंड करें या फिर वहाँ से बोरो करें, दोनों कंडीशन होगा। फिर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स बाय बैंक्स। बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं जितने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। इसलिए इस कैपिटल अकाउंट में हमें सरप्लस या डेफिसिट जैसे कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। वही तो इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल सा। तो जब भी हम सरप्लस और डेफिसिट की बात करेंगे तो आएगा करंट अकाउंट में और ट्रेड अकाउंट में। एक टर्म यहां पर छूट गया था CAD, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। ये मोस्टली न्यूज में हाईलाइटेड रहता है CAD के बारे में। कैट बढ़ गया जो बोलते रहते हैं, या कैट घट गया। इकोनॉमिक्स की दुनिया में ये कैट जो वर्ड है ये बहुत पॉपुलर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर यहां तक क्लियर है तो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक। फॉरेन एक्सचेंज के टॉपिक को समझने से पहले अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह समझना है कि करंट अकाउंट को हमने अब फुली कन्वर्टिबल कर दिया है। कन्वर्टिबल का मतलब यह है कि इस अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे उसमें हम 100% फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो इंडियन डोमेस्टिक करेंसी है वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है किसी भी फॉरेन करेंसी के साथ। लेकिन कैपिटल अकाउंट में ये अभी नहीं हुआ है, क्योंकि SS तारापुर, ये इंपॉर्टेंट कमिटी है, SS तारापुर कमिटी, इसे पहली बार 1997 में इस तारापुर कमेटी ने पहली बार अपना रिकमेंडेशन दिया था 1997 में। उस रिकमेंडेशन में गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया गया था कि इस कैपिटल अकाउंट को भी फुली कन्वर्टिबल कर दिया जाए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर कैपिटल अकाउंट को
फुली कन्वर्टेबल कर दिया जाएगा तो चांसेस हैं कि ये सभी इन्वेस्टमेंट जो हैं ऑल ऑफ अ सडन या तो फॉरेनर्स के हाथ में चले जाएं, या फिर कल को अगर मार्केट कभी भी फ्लक्चुएट हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन वो लोग अपना पैसा निकाल कर ले जाएंगे। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लॉस इंडियन इकोनॉमी को झेलना पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 40:60 के 40:60 में इसे कन्वर्टेबल करके रखा है, पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं है। फिर से 2006 में इसने इसी कमेटी को फिर से इस्टेब्लिश किया गया था और 2006 में इसने फिर से रिकमेंड किया इस चीज़ के लिए कि इसे फुली कन्वर्टेबल किया जाए विथ रेगुलेशंस। अब एक एक एग्जांपल समझते हैं छोटा सा, कि सपोज एक इंडियन कोई भी कंज्यूमर है, उसे कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, सपोज कह लेते हैं कि जगुआर ले लेते हैं, कुड़ी कहती मैंने पहले जगुआर ले ली फिर जितना मर्जी प्यार ले ली। तो अगर जगुआर की बात कर रहे हैं, हाँ अगर जगुआर नहीं लेंगे तो फिर कुड़ी प्यार कैसे करेगी। तो अगर जगुआर लेने कोई मुंडा गया है तो जगुआर एक सिंपल सा छोटा सा प्रोडक्ट है, एक छोटी सी कार है जो कि करंट अकाउंट में आएगा और इसे हमने फुली कन्वर्टेबल कर दिया है। तो उसे इस जगुआर को लेने में, इस पर्सन को इस जगुआर को लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो इंडियन करेंसी में जा करके वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से उसे इजीली कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अब जो एम्बिशियस पर्सन है जैसे कि टाटा, उन्होंने जगुआर के प्रोडक्ट खरीदने की बात नहीं, वो सीधे जगुआर कंपनी को ही एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं। बड़े लोग, बड़ी एम्बिशन। उस कंडीशन में यहां पर ये आता है कैपिटल अकाउंट, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात होगी। यहां पर जगुआर एक छोटे से प्रोडक्ट को खरीदने की बात हो रही थी, यहां पर जगुआर एक उस पूरे कंपनी को ही एक्वायर करने की बात होगी, उस कंपनी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डिंग करने की बात हो रही है। तब यहाँ पर ये गवर्नमेंट के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर इम्पोज होंगे, क्योंकि ये फुली कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए दिक्कत आएगा उस कंपनी को ही खरीदने में, एक्वायर करने में। अगर ये भी पूरी तरह से कन्वर्टेबल होता तो चुपचाप टाटा जी जाते और जगुआर कंपनी को खरीद करके आ जाते, बट यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। दैट्स इट। ये है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक मोटा मोटा अनुमान। इससे अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इससे क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट या फिर कौन सा पॉइंट किस अकाउंट में आ रहा होगा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बन जाए कि सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमें करना है, कैपिटल अकाउंट। अगला एक कोड के रूप में दूसरा पॉइंट बन सकता है कि एक इंसान जिसे, अगर वो इंडिया का हो या फॉरेन का हो, कहीं से भी कोई प्रोडक्ट, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोडक्ट खरीदने की बात हो रही होगी, तब हम कहेंगे कि वो करेंट अकाउंट में आ रहा होगा। और स्टेटमेंट ग्रुप में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट रिमिटेंसेस हो, ट्रांसफर हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज हो। उसके अकॉर्डिंग आप अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट, कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट में आएगा या कौन सा आइटम करेंट अकाउंट में आएगा। अब अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले टॉपिक जो है, इसी टॉपिक का हिस्सा है, वो है फॉरेन एक्सचेंज। हम ज़्यादातर सुनते रहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारा करेंसी इतना कम हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। तो उसी को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बला है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब कहा जाए तो ये है कि फॉरेन या विदेशी कंपनी, विदेशों के साथ जो उनके करेंसी हैं, उनके साथ हमारे करेंसी का कैसा हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज, यहां पर हम देखेंगे कि एक इंडियन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज CHANGE, इंडियन करेंसी जो कि हमारा रुपी है, और यहां पर हमारा US डॉलर।
क्या हमारा इंडियन करेंसी यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है, और क्या यूएस डॉलर इंडियन करेंसी या फिर कोई भी करेंसी के साथ कन्वर्ट हो सकता है, इस प्रोसेस को हम फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, इसे पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि कुछ कुछ टर्म्स हैं। जैसे अगर मार्केट में फॉरेन करेंसी, सपोज यूएस डॉलर जो कि स्टैंडर्ड करेंसी है, वो एप्रिशिएट हो रहा होगा, इसका मतलब यह है कि अदर कंट्री के करेंसीज डेप्रिशिएट हो रहे होंगे। कल हमने एक टर्म सीखा था डेप्रिसिएशन का। नेशनल इनकम निकालते समय हमने डेप्रिसिएशन के जो कंसेप्ट को सीखा था, उसमें यह सीखा था कि जब भी मशीन के वियर एंड टियर या फिर बार बार यूज करने से, बार बार दोहन करने से उसका क्षयन होता है, डिग्रेडेशन होता है, उसे हम कंसीडर करते हैं डेप्रिसिएशन में। ये था नेशनल इनकम के कंसेप्ट में। लेकिन यहां पर हमें डेप्रिसिएशन में ये समझना है, डेप्रिसिएशन को दो टर्म में समझ सकते हैं। एक जो नेशनल इनकम में समझे थे हम कि किस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है मशीन का, और दूसरा हो सकता है हमारा मनी का डेप्रिसिएशन। मनी का डेप्रिसिएशन कहने का सीधा सा मतलब है जिसे हिंदी में कहा जाता है अवमूल्यन। अवमूल्यन, जिसका सीधा सा मतलब है कि इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी का फॉरेन करेंसी के साथ मूल्य में कमी आ जाना, उसका वैल्यू कम हो जाना, यह है डेप्रिसिएशन का सिंपल सा डेफिनेशन। लेकिन ये जो डिवैल्यूएशन है, ये क्या खुद ब खुद होता है या कोई और करता है? तो प्रेजेंट सिनेरियो में अभी ये मार्केट ड्रिवन फोर्सेस के अकॉर्डिंगली होता है, बट उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत इंटरवेंशन होता है। अभी देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज रेट है वो किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं। अभी पहले समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन दो तरीके से हो सकता है, एक मार्केट ड्रिवन फोर्स की वजह से, जिसे कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे मनी का, मुद्रा का अवमूल्यन होगा, डेप्रिसिएशन होगा। या फिर गवर्नमेंट खुद ही ये कर सकती है, या तो डेप्रिसिएशन कर सकती है या फिर एप्रिशिएट कर सकती है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट फोर्सफुली या फिर ऑफिशियली किसी करेंसी को डिवैल्यू करेगी, तब हम उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते, तब हम उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग टर्म है, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। दोनों में एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है। माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि अगर करेंसी मार्केट ड्रिवन फोर्सेस, जो कि डिमांड एंड सप्लाई है, उसकी वजह से कम ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं कम होगा, उसका वैल्यू गिरेगा, तब हम उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर खुद ही करेगी तब हम उसे डिवैल्यूएशन कहेंगे। बस इतना ही अंतर है। और इसी का अपोजिट हो जाएगा एप्रिसिएशन, या फिर एप्रिसिएशन, पहले एप्रिसिएशन सीख लेते हैं। जब मनी खुद ही मार्केट ड्रिवन फोर्सेस की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एप्रिशिएट होगा, उसका मूल्य बढ़ेगा, उसके कीमत में इजाफा होगा, इंक्रीज होगा उसका वैल्यू, तब हम कहेंगे एप्रिसिएशन, मनी का एप्रिसिएशन इस कंडीशन में। लेकिन अगर यहां पर गवर्नमेंट खुद ही इसे एप्रिशिएट करने की कोशिश करे, मतलब उसके वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करे, तब हम उसे कहेंगे रीवैल्यूएशन। बस यही अंतर है। ऑफिशियली अगर गवर्नमेंट के थ्रू मनी के वैल्यू को इंक्रीज किया जाए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉरेन करेंसीज, तब हम उसे रीवैल्यूएशन करेंगे। और अगर कम करें तो डीवैल्यूएशन। और अगर यही सेम प्रोसीजर मार्केट ड्रिवन फोर्सेस के कारण हो, तब हम उसे डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन कहेंगे। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और उनका डेफिनेशन। लेकिन अब हमें देखना है कि फॉरेन एक्सचेंज कितने तरह से रेगुलेट किया जा सकता है। एक था हमारा ब्रिटन वुड कन्वेंशन, जिसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड रेट
रिजिम हुआ करता था, तो एक हो सकता है फिक्स्ड रेट, मतलब कि खुद ही गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल एजेंसी किसी कंट्री की इस चीज को फिक्स करके रखे। दूसरा हो सकता है फ्लोटिंग, जो कि मार्केट ड्रिवन फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा, जो हमने अभी बताया डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में किस करेंसी का कितना डिमांड है और उसका सप्लाई कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेट यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा। और तीसरा हो सकता है मिक्स्ड, इन दोनों का मिक्स, मतलब कहने का यह है कि मार्केट ड्रिवन फोर्सेस से मेजरली डिटरमाइन होगा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, किस करेंसी का कितना वैल्यू होगा वो, लेकिन गवर्नमेंट उसे कुछ हद तक रेगुलेट करती रहेगी। अगर ऑल ऑफ अ सडन रुपये का प्राइस गिर जाए, अभी सपोज 200 रुपये पर डॉलर हो जाए, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरवेन करना पड़ेगा। उस कंडीशन में गवर्नमेंट आरबीआई को कहेगी, उसको ऑर्डर देगी आरबीआई को कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी यूएस डॉलर को सेल किया जाए मार्केट में, ताकि यूएस डॉलर की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ सके। और जैसे ही उसकी सप्लाई बढ़ जाएगा, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो उस रुपये का प्राइस फिर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ये इस तरीके के अलग अलग टूल्स होते हैं कि किस तरीके से इस एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। उसके 3 तरीके हमने देखे, एक हो सकता है फिक्स्ड रेट, और दूसरा फ्लोटिंग, और तीसरा मिक्स्ड। फॉरेन एक्सचेंज, अब सवाल आता है कि फॉरेन एक्सचेंज जब हम कह रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया का इतना बिलियन डॉलर बढ़ गया या इतना डिक्रीज हो गया, तो वो किन किन चीजों से मिल करके बना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट प्लस गोल्ड रिजर्व प्लस स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्लूड किए जाते हैं। इन सब चीजों से मिलकर के बनाया जाता है। क्या बताया? फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टूल है IMF का, जो यूज करती है और इसे डिटरमाइन करके बताती है कि किस कंट्री के पास कितना SDR होगा। जैसे 2022 में यहीं से क्वेश्चन आया था CGPSC प्री में कि इंडिया के पास कितने % का SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट है। वो है अभी प्रेजेंट में 2.75%, जो पिछले साल का क्वेश्चन था। और वोटिंग राइट एक और कंसेप्ट है वोटिंग राइट से संबंधित, जो कि 2.63% अभी इंडिया के पास है IMF में। और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ये अगर पूछा जाए तो इस SDR का ये 25% होता है। ये जरूरी नहीं कितना ही हो, लेकिन अभी 25% है। IMF चाहे तो इसे फ्लक्चुएट कर सकती है। किसी भी मेंबर कंट्रीज को IMF लोन देने के लिए या फिर कभी भी पैसे की कमी होने पर उसे पैसे अवेलेबल कराने के लिए इस SDR का यूज करती है, जो कि अभी इंडिया के पास 2.75% है। इसे याद रखिएगा। तो ये मोटा मोटा हमारा इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट और उससे रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक था। इसे आप जरूर करके जाइएगा। चांसेस हैं कि जिस तरीके से अब यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर
कि HDR कितना है इंडिया का और उसका वोटिंग राइट कितना है, तो चांसेस है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं इस बार। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में और किसी तरह के कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। हो सके तो उसे अगले जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, क्या कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही आज की सेशन को यहाँ पर हम खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।